Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy Eyes Academy. सोचो एक ऐसी दुनिया जहां न्यूक्लियर वेपन्स का सिर्फ एक डिसीजन पूरी सिविलाइजेशन को सेकंड्स में खत्म कर सकता है। और अब इमेजिन करो, एक फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट ओपनली कह रहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करता है और पाकिस्तान डायरेक्टली अमेरिका या इजराइल को स्ट्राइक नहीं कर पाता तो डिफॉल्ट टारगेट बन सकता है इंडिया। तो यह एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विल बॉम्ब दिल्ली मुंबई इफ यूएस टारगेट अवर न्यूक्स, पाकिस्तान फॉर्मर एनवॉय टू इंडिया अब्दुल बसित। ये है वो, ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें मेंशन हुआ है दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज का। ये स्टेटमेंट दिया है अब्दुल बसित ने, जो कभी इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं करीब 2013 से 2017 के बीच में। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल डिस्कशन था या फिर ये रिवील करता है साउथ एशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स की डार्क रियलिटी को? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर वेस्ट एशिया में चल रहा इजराइल ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो क्या दुनिया एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट की तरफ बढ़ सकती है या बढ़ रही है कि नहीं, है ना? क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज क्लियरली सिखाती है, वर्ल्ड वॉर्स अक्सर तब स्टार्ट होते हैं जब लीडर सोचते हैं कि वॉर अनलाइकली है। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे अब्दुल बसित ने एग्जैक्टली क्या कहा, है ना? यह स्टेटमेंट ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को क्यों शॉक कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर न्यूक्लियर डेटरेंस फेल हो जाए तो साउथ एशिया का फ्यूचर कैसा हो सकता है। ट्रस्ट मी, इस स्टोरी में जियोपॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है और एक ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो है जो पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर सकता है ना? तो अब आइए समझते हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को। इसमें एक फॉर्मर पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट ने एक हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर सिनेरियो की बात की है जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है ना? तो अब हमें इस चीज को समझना होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये अब्दुल बसित है कौन है ये अब्दुल बसित। तो आइए समझते हैं अब्दुल बसित ये थे कौन। अब्दुल बसित पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमेट रह चुके हैं। 2014 से 2017 के बीच वो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यानी कि टॉप डिप्लोमेट थे। रिसेंटली एक डिस्कशन में उन्होंने न्यूक्लियर वॉर का हाइपोथेटिकल सिनेरियो एक्सप्लेन किया। अब सवाल यह उठता है, उन्होंने क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया जब उस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एक्सप्लेन किया? तो अब्दुल बसित ने यह कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में पाकिस्तान इंडिया को टारगेट कर सकता है, ऐसा इन्होंने कहा। अब उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, अगर यूएस पाकिस्तान पर अटैक करे और पाकिस्तान यूएस बेसेस या इजराइल को डायरेक्टली स्ट्राइक ना कर पाए क्योंकि रेंज के ऑपरेशनल लिमिटेशन की वजह से, तो पाकिस्तान के पास तब डिफॉल्ट टारगेट क्या रहेगा? इंडिया। ऐसा उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास तब डिफॉल्ट टारगेट इंडिया हो सकता है। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज टारगेट हो सकते हैं, है ना? अब इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी इंडिया को डिफॉल्ट टारगेट बना दिया उन्होंने, है ना? ठीक है, चलिए अब ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है तो अब हमें इसको भी समझना होगा। तो आइए समझते हैं व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। समझिए, ये स्टेटमेंट एक ऐसे टाइम पर आया जब वेस्ट एशिया में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मेजर एक्टर्स कौन से हैं? ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान और इजराइल के बीच स्ट्राइक्स चल रहे हैं और यूएस भी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। अगर ये वॉर और ज्यादा एक्सकेलेट होता है
तो एनालिस्ट को यह डर है कि और भी कंट्रीज इनडायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऑलरेडी पिछले 3 वीक से, है ना, स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। इजराइल ने तेहरान और बेरेट में भी टारगेट्स हिट किए और ट्रंप ने यह भी कहा कि हम जीतने वाले हैं, है ना, लेकिन वॉर अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो यही टेंशन देखकर अब्दुल बसित ने यह कहा कि यह जो सिचुएशन है यह हाइपोथेटिकल है ना। तो उन्होंने इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की। ठीक है, अब बसित ने किस चीज की बात की है? बसित ने बात की है वर्स्ट केस सिनेरियो की, है ना। अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो का क्या लॉजिक है समझिए। उनका लॉजिक जो है वो कुछ इस तरह से है, अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, है ना, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो पाकिस्तान यूएस या इजराइल तक मिसाइल स्ट्राइक ना कर पाए, रेंज नहीं है पाकिस्तान के पास, पर उस सिचुएशन में तब पाकिस्तान इंडिया को टारगेट बना सकता है। ऐसा कहा कि तब हम उस सिचुएशन में इंडिया को टारगेट बनाएंगे, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफिकली सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। और अब्दुल बसित ने यह भी कहा, अगर कोई पाकिस्तान पर हॉस्टाइल नजर डालेगा और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो तो पाकिस्तान हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा कहा अब्दुल बसित ने, है ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्या यह पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है। तो आइए समझते हैं, है ना, कि क्या यह पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है। तो आंसर इज नो, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे बताना चाहता हूं। बसित, अब्दुल बसित एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, करंट गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहली चीज करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से नहीं आया है। उन्होंने खुद ही बोला है, अब्दुल बसित ने खुद ही ये बोला है कि ये सिनेरियो हाईली अनलाइकली है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल वर्स्ट केस डिस्कशन है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से कंसर्न क्यों बढ़ गया हमें ये समझना होगा, है ना। अब इस स्टेटमेंट से कंसर्न क्यों बढ़ गया, इसके 3 मेजर रीजन है। पहला रीजन ये है, न्यूक्लियर वेपन्स का मेंशन किया गया। फर्स्ट रीजन, ही मेंशन अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब समझो, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। एस्टिमेटेड न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास अराउंड 170 वॉरहेड्स है। ठीक है, सेकेंड रीजन, अब सेकेंड रीजन समझना है, इंडिया कंसीडर्ड एज डिफॉल्ट टारगेट बाय पाकिस्तान। इंडिया को डिफॉल्ट टारगेट उन्होंने बोला। इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक राइवल। थर्ड अगर हम देंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, सो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन हियर इज ग्लोबल वॉर एनवायरमेंट। ग्लोबल वॉर एनवायरमेंट, अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है। ठीक है, अब इन सभी चीजों पर एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, एक्सपर्ट्स इन सभी चीजों पर क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एनालिस्ट, न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो एक्सट्रीमली अनलाइकली है। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स रीजनल टेंशंस को और ज्यादा बढ़ा देते। साउथ एशिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अब इन सभी चीजों के बीच, समझिए इस चीज को, इन सभी चीजों के बीच इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टेटमेंट आने के बाद ये जो हड़कंप मचा है, इंडिया की अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी का जवाब अब इंडिया को कैसे देना चाहिए। पहले इस चीज को समझिए, ये थ्रेट, ये जो स्टेटमेंट है, ये कितना सीरियस है, पहले तो हमें ये समझना है। तो जब भी हम थ्रेट को समझते हैं ना कि ये कितना सीरियस है, दैट इज कंसीडर्ड एज थ्रेट असेसमेंट। तो इस स्टेटमेंट में भी थ्रेट असेसमेंट बहुत जरूरी है। थ्रेट असेसमेंट, सो हियर थ्रेट असेसमेंट इज नीडेड। अब सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया किसने, ये स्टेटमेंट दिया है एक रिटायर्ड डिप्लोमेट ने। ये एक रिटायर्ड डिप्लोमेट का बयान है, ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको एंडोर्स नहीं किया ये बात, लेकिन, है ना,
लेकिन रिटायर्ड डिप्लोमेट्स कभी कभी ट्रायल बलून छोड़ देते हैं, मतलब गवर्नमेंट की सोच को वो टेस्ट करते हैं और पब्लिक रिएक्शन देखने के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए इस स्टेटमेंट को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए और ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, ना हमें स्टेटमेंट को इग्नोर करना है और ना ओवर रिएक्ट करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इंडिया को कैसे टैकल करना चाहिए इसे? सबसे पहली चीज, इंडिया को डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स देना चाहिए तुरंत। इंडिया शुड गिव डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, तुरंत डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अब इस डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए? फॉरेन मिनिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए, बट वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट काम और फर्म होना चाहिए। पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्या करो? पाकिस्तान के एम्बेसडर को समन करो, मतलब पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाओ और फॉर्मली प्रोटेस्ट करो। उसके बाद क्या कर सकते हैं? यूनाइटेड नेशंस में फॉर्मली इस बात को रेज करो कि पाकिस्तान के फॉर्मल ऑफिशियल ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया है। देन आपके साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, जापान, इन सभी को इस थ्रेट के बारे में ब्रीफ करो कि ये स्टेटमेंट कितना डेंजरस हो सकता है। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों है? समझिए इस चीज को। ऐसा करने की जरूरत इसलिए कि दुनिया को दिखाना जरूरी है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर रियोट्रिक को इंटरनेशनल कम्युनिटी सीरियस ले। तो ये होना चाहिए पहला रिस्पॉन्स, डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। सेकंड रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से क्या होना चाहिए? मिलिट्री एंड न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, यानी कोल्ड स्टार्ट से आगे। अब इंडिया की करंट पोजीशन क्या है? इंडिया का ऑफिशियल पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, है ना? इंडिया ऑप्ट फॉर नो फर्स्ट यूज, है ना? मतलब हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या सोचना चाहिए? अब यह सोचना चाहिए कि ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की एम्बिगिटी मेंटेन करो। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की एम्बिगिटी को मेंटेन करो, मतलब एनिमी को 100% श्योर मत होने दो कि इंडिया पहले स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन। अब एक और डॉक्ट्रीन होती है विच इज कॉल्ड एज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन। ठीक है, नाउ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन, कन्वेंशनल मिलिट्री की रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी और बढ़ाई जाए। पाकिस्तान को क्लियरली समझाओ एस्केलेशन डोमिनेंस, हर लेवल पर इंडिया ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स दे सकता है। इंडिया को यह समझाना चाहिए ताकि पाकिस्तान क्या सोचे कि अगर हमने छोटी सी भी धमकी दी, इंडिया का बड़ा जवाब आएगा, और अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किया, इंडिया का डिवास्टेटिंग जवाब आएगा। पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए, है ना? यही सोच पाकिस्तान को रोकेगी। समझ में आ रहा है? थर्ड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अब इंडिया की? थर्ड स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल आइसोलेशन स्ट्रैटेजी, और ये इंडिया समय समय पर इसको अप्लाई भी करता है। पाकिस्तान को घेर लो, ये सबसे पावरफुल वेपन है इंडिया के पास। तो इसमें स्टेप 1 क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप FATF प्रेशर। FATF प्रेशर। पाकिस्तान पहले से ही फाइनेंशियल ग्रे ब्लैक लिस्ट में रहा है। न्यूक्लियर रियोट्रिक यूज करके उससे डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करो। ये कंट्री न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रही है, ऐसा एलिगेशन लगाओ, और किया भी है। ये कंट्री न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रही है, ये नैरेटिव ग्लोबली बिल्ड करो। सेकेंड स्टेप क्या करना चाहिए? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। दिस शुड बी अवर सेकेंड स्टेप। नाउ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया NSG मेंबरशिप के लिए ऑलरेडी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेटमेंट्स यूज करके पाकिस्तान को NSG से बिल्कुल दूर रखो, है ना? थर्ड स्टेप क्या करना चाहिए? क्वाड। जी हां, क्वाड। अब क्वाड क्यों? क्वाड एंड वेस्टर्न अलाइज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, इन सभी नेशंस को कन्विंस करो कि पाकिस्तान को F-16, इन सभी नेशंस को कन्विंस करो कि पाकिस्तान को F-16 और मिलिट्री एड देना बंद करो। जो कंट्री न्यूक्लियर धमकियां देती है उसे वेपन्स बिल्कुल मत दो। ये आर्ग्यूमेंट पावरफुल है,
है ना। एंड देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस। जी हां, इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस। अंदर की बात, रॉ और आईवी को एक्टिवेट करो। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग जरूर बढ़ाई जाए। यह समझो कि यह स्टेटमेंट किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, कहीं यह स्टेटमेंट कहीं किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के अंदर क्या चल रहा है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों को बढ़ाना चाहिए, है ना। अब इस चीज में हमें इजराइल से भी सीखना है। इजराइल कभी ऑफिशियली नहीं कहता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन हर एनिमी जानता है कि अगर स्ट्राइक होगी तो इजराइल की तरफ से डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स आएगा। इंडिया को भी यही स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। इन सभी चीजों के साथ नैरेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीडिया एंड नैरेटिव वॉर, असली बैटल ग्राउंड ये है। पाकिस्तान का गेम समझो, है ना। ये स्टेटमेंट एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है। इंडियन पब्लिक में फियर क्रिएट कराओ, है ना। ये पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दिया है, इससे इंडिया की पब्लिक में फियर क्रिएट करने का भी पाकिस्तान का प्लान हो सकता है। इंडिया को डिफेंसिव पोजीशन में डालो, यह भी प्लान हो सकता है। इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया पाकिस्तान टेंशन दिखाओ ताकि पाकिस्तान को सिंपैथी मिले, ऐसा हो सकता है। तो अब यहां पर इंडिया का काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए? इंडियन मीडिया को फैक्ट बेस्ड काम रिपोर्टिंग करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल भी हिस्टीरिया नहीं। गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, हम प्रिपेयर्ड हैं, डर बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबली ये मैसेज देना चाहिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल वॉइसेस हैं, जो ये धमकियां नहीं चाहते, उनको एम्पलीफाई करो, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, है ना, ये असली सोल्यूशन है। देखो, इकोनॉमिक डोमिनेंस सबसे बड़ा वेपन होता है, ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक डोमिनेंस सबसे बड़ा वेपन होता है, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया 3.5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी, पाकिस्तान $350 बिलियन इकोनॉमी। इंडियाज इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग। पाकिस्तान आईएमएफ से बार बार लोन ले रहा है ना। ट्रंप को अपीज कर रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है। देन इंडिया इज ऑल्सो अ क्वाड मेंबर विद पावरफुल कंट्रीज। पाकिस्तान आइसोलेटेड डिप्लोमेटिकली, है ना। देन इंडिया इज राइजिंग इन स्पेस, टेक एंड मिलिट्री पावर। पाकिस्तान अपने इंटरनल पॉलिटिकल केओस से जूझ रहा है। जितना इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, उतना पाकिस्तान की धमकियां हॉलो लगेंगी, ये याद रखिएगा, है ना। इसी के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेबर्स की भी जरूरत है। कैसे? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप को हमें और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान को रीजनली आइसोलेट करो, उसके पास सिर्फ चाइना बचेगा, है ना। ईरान के साथ भी प्रैग्मेटिक रिलेशंस मेंटेन करना है इंडिया को, ताकि पाकिस्तान पूरी तरीके से फ्लैंक्ड फील करे। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिव्यू। ये हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, है ना। दिस इज द सीरियस कन्वर्सेशन। इंडिया को ओपनली डिबेट करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रिव्यू करे, क्योंकि रीजन है उसके पीछे, पाकिस्तान फर्स्ट यूज की बात करता है ना। पाकिस्तान हमेशा फर्स्ट यूज की बात करता रहता है। चाइना भी रीजनल एग्रेशन बढ़ा रहा है। एम्बिगिटी समटाइम्स ज्यादा डेटरेंस देता है रादर देन क्लैरिटी। लेकिन यह जरूर ध्यान रखिए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ने इंडिया को इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी भी दी है, तो इसको कैजुअली बिल्कुल मत छोड़ना। सिर्फ रिव्यू की बात करना पावरफुल सिग्नल हो सकता है ना। और फाइनल बात, कमजोर लोग धमकियां देते हैं, ताकतवर लोग सिर्फ तैयार रहते हैं। यह पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी टूट रही है, पॉलिटिक्स में क्योस है, इंटरनेशनली आइसोलेटेड हो रहा है। ये धमकियां उसकी फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। इंडिया का काम क्या है? बिल्कुल काम रहना, स्ट्रांग रहना और दुनिया को दिखाना कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है।
और कोई भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान के लिए खुद उसकी बर्बादी होगी, ये याद रखिएगा, है ना। सो ओवरऑल अब एक चीज समझिए, जब अब्दुल बसित जैसे एक्सपीरियंस डिप्लोमेट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में भी आप कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में भी दिल्ली और मुंबई के नाम लेते हैं, तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट तो नहीं होता, वो हमें रिमाइंड कराता है कि साउथ एशिया दुनिया का सबसे बड़ा सेंसिटिव न्यूक्लियर रीजन है। और रियलिटी यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों के बीच डिकेड से ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। इसलिए न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में एक कॉन्सेप्ट होता है डेटरेंस, है ना। आइडिया बिल्कुल सिंपल है, यहां पर वेपन्स का पर्पस वॉर जीतना बिल्कुल भी नहीं है, वॉर को होने से रोकना होता है। लेकिन जब ग्लोबल टेंशंस बढ़ते रहते हैं, चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट हो, तब दुनिया एक डेंजरस चेन रिएक्शन के एज पर आ जरूर जाती है। और हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन यह है, वॉर्स अक्सर तब स्टार्ट होते हैं जब लीडर्स बिलीव करते हैं कि उनके पास कंट्रोल है। इसलिए आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यह नहीं है कि अब्दुल बसित का सिनेरियो रियलिस्टिक है या नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं है। रियल क्वेश्चन यह है यहां पर, क्या ह्यूमैनिटी ने न्यूक्लियर वेपन्स बनकर अपने फ्यूचर को परमानेंट रिस्क पर रख दिया है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर्स होते हैं, यह हमें याद रखना होगा। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल सिक्योरिटी और ऐसे ही हिडन स्ट्रैटेजिक रियलिटीज को डीप में समझना है या आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज ही वो पावर है जो पैनिक को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करती है। और यह जरूर याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स कभी सिर्फ बॉर्डर्स की स्टोरी नहीं होती, कभी कभी वो ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल की भी स्टोरी होती है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।